मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे स्पेशल। बर्थडे स्पेशल के आज के हमारे पहले मेहमान हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी, टीवी और फिल्मों के एक अच्छे किरदार निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता सुशील जी जोरी। सुशील जी जोरी आज 65वां जन्मदिन मना रहे हैं और ये एक सहयोग है। हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे नए चैनल में पहले गेस्ट ग्रुप में सुशील जी जैसे सशक्त हस्ताक्षरभावी रंगकर्म के क्षेत्र के उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। सुशील जी, आपका 65वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ भी। सुशील जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मनाते आ रहे हैं अपना जन्मदिन? यदि बाल्यकाल से बात की जाए, आज तक की बात की जाए, आज जिस तरह से आपका जन्मदिन है, आज सुबह की शुरुआत किस तरह से की गई है? सबसे पहले तो मैं मुले साहब आपका और दर्शकों का अभिवादन करना चाहूँगा, नमस्कार कन्वे करना चाहूँगा। अब आपके सवाल से शुरू करते हैं बात। आपने पूछा कि सुबह से कैसे शुरुआत जन्मदिन की खास तौर से। तो जन्मदिन की शुरुआत नित्यकर्म के बाद मिलने वाली अदरक और तुलसी वाली चाय से की थी मैंने, कोरोना काल जो कि कोरोना काल के लिए बहुत मुफीद थी। उसके बाद स्नान ध्यान के बाद मैं, चूँकि आपसे बात हुई थी तो आपको एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप आएंगे और मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। बहुत शानदार। दैट्स इट। कहीं ना कहीं आपकी एक्टिवनेस, आपकी एनर्जेटिक जो एक छवि है वो मुझे बार बार प्रभावित करती है। आपने अपने जीवन में खूब काम किया, मिनट टू मिनट काम किया और एक एक दिन, एक एक रात, एक एक संध्या का उपयोग किया है। लेकिन बाल्यकाल की यदि बात की जाए तो आपके जीवन की शुरुआत किस तरह से, कहाँ हुई, कैसे हुई, कहाँ आपका जन्म हुआ है, कैसे आप आगे बढ़े? मेरा बर्थ इंदौर में जवाहर मार्ग पे गोरा देवी का अस्पताल हुआ करता था, वहाँ हुआ था। तब हमारा परिवार खजूरी बाज़ार में रहा करता था, तो वहाँ जन्म हुआ। और बहुत जल्दी मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो मैं इंदौर से फिर मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में एक नगरी नाम का गांव है, वो मेरा ननिहाल हुआ करता था। तो मैं कोई 4-1 साल का रहा हूँगा, तब से मैं अपने नाना मामा के पास चला गया और वहीं मेरा सारा एजुकेशन हुआ। बचपन का सारा समय मेरा एक छोटे से गांव में, 300 घर की बस्ती थी, उस छोटे से गांव में मैंने अपना बचपन बिताया। किस तरह का शुरुआती एजुकेशन है? कौन सी स्कूल में पढ़े आप? किस तरह की यादें? आज जन्मदिन का अवसर है, इसलिए हम आपसे बार बार कुरेद के पूछना चाहेंगे कि वो छोटी छोटी बातें सारे हमारे दर्शकों के लिए शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं आप एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। एक छोटे से गांव में, इंदौर शहर में जन्म के बाद में छोटे से गांव से आपने एजुकेशन स्टार्ट किया। तो ऐसी स्थिति में हम ये जानना चाहते हैं कि वाकई एक बड़ा व्यक्तित्व बनने की शुरुआत एक छोटे से सुशील से होती है। अगर उस सुशील के बारे में जानना चाहते, एक जो स्कूली शिक्षा के चलते ही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जा रहा था। बहुत सामान्य और बहुत आम शुरुआत है, जिस तरह कि गांव का कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा होता है, पूरा मोहल्ला उसका घर होता है। जितने मोहल्ले वाले होते हैं, बल्कि आसपास के मोहल्ले वाले लोग भी, वो सब उसके रिश्तेदार होते हैं। उसकी हर खुशी में बच्चे की वो सम्मिलित होता है और गांव वाले सब आसपास वालों की खुशी में बच्चा सम्मिलित होता है। ये जो सामंजस्य है, लोगों से जो जुड़ाव आदमी का और लोगों का आदमी से जो जुड़ाव है, इसकी नींव गांव में ही मिल सकती है। ये गांव में जितना अद्भुत होता है कि दिवाली आई है तो पूरे गांव में ऐसा घूम जाइए और जहाँ जहाँ मन पड़े उस घर में चले जाइए, वहाँ से मिठाई खाइए और बाहर आ जाइए। बिल्कुल, गिफ्ट लेके भी बाहर आ सकते हैं। जो हो जाए, मतलब पूरा गांव घर होता है। ये जो फीलिंग है, ये गांव की फीलिंग होती है। और वहाँ आपका जन्मदिन है तो कोई बुलाता है पड़ोसी, अरे नाना आइजा जब हमारे यहाँ सीरो बनाएगा, हलवो बनाई दूंगा थारे लिए, राबड़ी बनाई है थारे लिए। तो इस तरह की मीठी मीठी बातों के साथ में जन्मदिन मनता था। मेरी माताजी अक्सर खीर बनाया करती थी गांव में जन्मदिन पर, और मेरे नाना कुछ कपड़े ला देते थे नए नए,
बहुत सुंदर। जिनको हम साल भर पहना करते थे खूब खुश रहते जैसे, थे। और खूब आनंद मनाते थे। बाकी इससे ज़्यादा और कोई इम्पोर्टेंस होता है या होना चाहिए ऐसा कुछ न तो पता था और न किसी ने बताया। बिल्कुल सीखा। सर, जैसे कि स्कूली शिक्षा ग्रामीण परिवेश में ही हुई है, आपके बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता और आप उस माहौल को आज भी जीते हो, कहीं ना कहीं अपने दिल से वो बात करते कि वो जो माहौल गांव का जो था वो आज भी आपको याद आता और मिठास याद आती, माँ की बनाई खीर आज भी आप याद कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ में। ऐसी स्थिति में क्या वो सीख आपको ग्रामीण परिवेश में एजुकेशन के साथ में मिली जो किताबों में तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज 65वें जन्मदिन पर भी आपको वो सीख याद आती है जिस पर आप अमल करते हैं? सबके लिए हम और हमारे लिए सब, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है जी। जो जिसके चलते शायद मानवता पूरी विकसित हुई है बिल्कुल। कि पूरा समाज किसी व्यक्ति के लिए क्या ज़रूरी हो सकता है उस पर काम करता है जी। और वो व्यक्ति पूरे समाज के लिए क्या उपयोगी है ये सोचकर काम करता है। जी। तो ये जो गिव एंड टेक है, जी। ये जो फीलिंग है, ये बहुत अद्भुत सीखने लायक चीज़ होती है गांव से। जो अपनत्व होता है वो गांव से सीखने लायक होता है। बिल्कुल सही कहा। और यही कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मानव धर्म भी यही कहता है, और इसकी ये मानव धर्म की कुल मिलाकर एक परिभाषा, बुनियाद भी है और परिभाषा भी हो सकती है जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं। गांव के दिनचर्या के साथ आपने एक बार फिर कॉलेज की ओर रुख किया है अपने जीवन में, और किस तरह से कॉलेज में आए, क्या आपकी यादें कॉलेज की? जिस गांव में मैं था वहाँ 8वीं तक ही परीक्षा हुआ करती थी, स्कूल था। जी, जी। तो उसके बाद में अगर पढ़ना है तो निश्चित है कि गांव छोड़ना पड़ेगा। मेरा मामा परिवार मेरा मंदसौर में रहता था, नाना जी नगरी में थे, मंदसौर से कोई 20-22 किलोमीटर। तो मामा चूँकि मंदसौर में थे तो अगली पढ़ाई मंदसौर से शुरू करेंगे, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और कॉलेज ये तय करके हम लोग नगरी से, जब मैं कोई 13 साल का रहा हूँगा तब एक बैलगाड़ी में सारा सामान भरा गया। मेरी माता जी थी, मैं था, मेरे नाना थे। क्या वो दृश्य होंगे सर? रोंगटे मेरे खड़े। दोनों नाना थे। जी। दोनों नाना की आंखों में आंसू था और खूब मतलब मन भरा गया आपका। लेकिन कुल मिला के आप बड़े हृदय स्पर्शी संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। रंगकर्मी के रूप में आपने कब जीवन की शुरुआत की? आप एक रंगकर्मी कैसे आप आगे बढ़ते, कैसा एक लक्ष्य बना कि मुझे थिएटर करना है, ये फील्ड चुनना है? ये इसकी बुनियाद तो जब मैं 10th कक्षा में था तब स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में कुछ नाटक हुए थे। उस समय शायद वो अपोलो कौन सा चांद पर उतरा था, तो उस पर बेस्ड कोई एक छोटी सी नाटिका स्कूल के हमारे टीचर ने लिखी थी और वो हमने की थी। लेकिन वो की और फिर भूल गए। उसके बाद कॉलेज में गए तो सेकेंड ईयर में थे हम, तो वहाँ एनुअल फंक्शन में मैंने कहा कि सब नाटक वाटक होते हैं तो चलो अपन भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं गया वहाँ टीम के साथ, तो टीम बोले नहीं पूरा वो टाइम पूरा, अब सब लेट हो गए आप लोग और अब सारी एंट्रीज हो चुकी है, अब आप नहीं कर सकते। तो मैं उस समय वहाँ एक भंडारी साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे हमारे यहाँ, एक डॉक्टर शैलेंद्र भंडारी है डेंटिस्ट, उनके फादर डॉक्टर के.सी. भंडारी वो प्राचार्य थे, उनके पास गया, खुद डायरेक्ट पहुँच गया मैंने कहा सर वो हमारी करने की इच्छा है और हम सेकंड ईयर में हैं और ये तो बोल रहे हैं कि टीम भर गई पूरी। अब बोले अच्छा तुम बैठो। उन्होंने बुलाया जो कल्चरल टीम थी और बोले ये सुशील जौहरी है, अपने यहाँ का स्टूडेंट है और ये पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसको लीजिए आप लोग। तो मुझे एक स्पेशल स्लॉट मिल गया और मैंने उसमें 3 नाटिकाएँ जो हम मित्रों ने मिलकर डेवलप की थी वहाँ पर करी। उनमें से 2 को तो अच्छा प्रतिसाद मिला, एक में खूब हूटिंग हुई, खूब मज़ा आया, जो भी था। लेकिन वहाँ से मंच से जो एक फियर होता है, जो डर होता है, वो ख़त्म हो गया और एक हुक पैदा हो गई कि हम मंच से कुछ कह सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ये बात भी वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर मैं वहाँ से इंदौर चला आया कॉलेज में। इंदौर कॉलेज में, गुजराती कॉलेज में पढ़ा। फिर मैंने सेकंड ईयर वहाँ से किया था और सेकंड ईयर के बाद में फिर यहाँ वापस सेकंड ईयर में एडमिशन लेके यहाँ इंदौर आ गया। इंदौर में मेरा पूरा परिवार पिता का रहता ही था, तो हम यहाँ आ गए फिर वहाँ से। और
कॉलेज टाइम में जैसे बिना किसी पतवार के जी कोई कश्ती बहती है जी, हवा के थपेड़ों के साथ, बिल्कुल सही कहा आपने। पानी के धक्के के साथ, जी ऐसे मेरा जीवन यहाँ इंदौर के शुरुआती दिनों का रहा। बिल्कुल मेरे इंदौर पिता थे नहीं जी और मैं बस ये रिश्तेदारों के यहाँ इधर उधर रहता था सब जगह और अपनी पढ़ाई वढ़ाई करता था। लेकिन चूंकि पढ़ाई करना चाहिए और वो उम्र और वो दौर बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल। ये बात समझाने वाला कोई नहीं था गंभीरता से। जी जी माता जी कहती थी, लेकिन वो एक उम्र होती है जब माता पिता का कहा हुआ ध्यान में नहीं आता बच्चे को कोई। तो मैं ऐसे ही फिल्में देखने में, दोस्तों के साथ घूमने में, ऐसा अपना पूरा समय मेरा उस समय निकला जी और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। मैं फ़ेल होने लगा बीएससी में जी और पढ़ाई से मन उचट गया। जी उस समय जिस शैलेंद्र भंडारी के पिताजी ने कॉलेज में मुझे नाटिकाएं करने का अवसर दिलवाया था, जी वो शैलेंद्र जब तक इंदौर में आ चुका था, डेंटल कॉलेज में था। मैंने उससे कहा कि यार नाटक करना है इंदौर में, पर करने का कोई सोर्स नहीं मिल रहा। जी तो बोले यार श्रीनगर में हमारे पास में ही सतीश मेहता जी हैं, एक प्रयोग ग्रुप चलाते हैं वो और बढ़िया अच्छे नाटक करते हैं, तू आजा रात को ही मैं मिलवा देता हूँ आज। जी मैं गया शैलेंद्र के पास, उसने सतीश मेहता जी से मिलवाया और 76 में 1976 में प्रयोग ग्रुप ज्वाइन कर लिया मैंने 76 में 34 ईयर पहले। 34। और फिर सतीश मेहता जी के साथ में 2-3 साल करीब उनके साथ हर नाटक में काम किया। जी उनकी कृपा रही, उन्होंने खूब सिखाया और हर नाटक में बड़ा अच्छा रोल दिया करते थे वो मुझे। उनका प्रेम था, मैं तो किस काबिल था, पर गुरु का प्रेम ही आदमी को सिखाता आगे है। बढ़ा। फिर 3 साल बाद मुझे लगा कि यही वो विधा है जिसमें काम करना चाहिए। इस बीच मैंने कुछ नौकरियां करके देखी, जी प्राइवेट नौकरियां करके देखी। चूँकि मेरा बैकग्राउंड ज्वेलर परिवार से था, बिल्कुल। तो जवाहरात का काम करने की भी कोशिश की। बॉम्बे गया, वहाँ पे पन्ना और माणिक और इनकी घिसाई का काम करके देखा, पर किसी में मन नहीं लगा। मंदिर है। कपड़े की दुकान थी मेरे ब्रदर इन लॉ की, जी। जिया जी की, वहाँ भी बैठा, मन नहीं लगा। सब काम छोड़ता गया कर करके। फिर अंत में इस निर्णय पे पहुंचा कि नहीं, ये थिएटर सबसे सही जगह है जहाँ अपने को शांति मिलती है। बिल्कुल तो मैंने तय किया कि यही करना है। बिल्कुल। तो सतीश मेहता जी से कहा कि सर मैं पूरे टाइम यही करना चाहता हूँ, तो मैं और ग्रुप्स में भी काम कर लूँ। जी तो प्रयोग में नियम था कि अगर वहाँ काम कर रहे हैं तो वहीं करेंगे, कहीं और नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर क्या करें? तो मेहता जी बोले कि फिर तुम अलग ग्रुप बना लो। तो वहाँ से उनकी प्रेरणा से और प्रोफेसर सरोज कुमार जी ने उस समय हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा सुशील तुम एक चलती हुई कश्ती से पानी में कूद रहे हो, तो समझ लो इसका अंजाम क्या होगा। मैंने कहा जो भी होगा सर, लेकिन अब कूदना तय है, अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरे टाइम करना चाहता हूँ और पूरे टाइम प्रयोग में काम होगा नहीं। बिल्कुल। वहाँ तो महीने 2 महीने में एक आध शो हो जाता है, ऐसा था। तो फिर एक अलग ग्रुप बनाया हमने, कुछ मित्र लोगों को इकट्ठा किया मैंने और अलग ग्रुप बनाया। उसमें राकेश साहू थे, अनिल सोनी थे और गोपाल दुबे थे, शरद शबल था, प्रकाश पारनेरकर उस समय म्यूज़िक में अच्छा काम कर रहे थे, वो थे। हम 5-7 लोगों ने मिलके एक अलग ग्रुप बना लिया। उसका नाम दिया अभिनव रंगकर्मी जी और शॉर्ट फॉर्म हम ही लोग बोलते थे अरंक। अरंक। अभिनव रंगकर्मी, अरंक। अरंक। तो वो धीरे धीरे अरंक नाम उसका पॉपुलर हो गया। और शुरू में हमने शरद जोशी जी का एक नाटक था, एक था गधा उर्फ अलादात खां, बहुत चर्चित नाम। वो नाटक हमको शुरू में अच्छा लगा कि इससे शुरू करते हैं चलो। जी तो उस नाटक को तैयार किया और वो नाटक किस्मत से, इत्तेफाक से या सारी टीम की मेहनत से लोगों में पॉपुलर हो गया। उसके बहुत सारे शो होने लगे इंदौर के सारे स्कूल कॉलेजेस में, कई सारे स्कूल कॉलेजेस में, और जितने सोशल क्लब्स थे उन सब में उस समय उस नाटक के बहुत प्रदर्शन हुए। तो उस समय करीब 50-60 प्रदर्शन हमने 1-2 साल में उसके कर लिए यहाँ पर। तो उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी और उसी से मेरी आजीविका भी चलने लगी। ओके। टीम हमारी जो बनी थी वो इतनी अच्छी थी, मित्रों का ये कहना था कि
हम लोग तो किसी और काम में भी को भी करते हैं, पर तुम चूंकि यही काम करते हो इसलिए जो कुछ बचेगा नाटक के बाद, नाटक के खर्चों के बाद, वो सब आप रखो। और इस तरह से एक अघोषित कॉन्ट्रैक्ट हो गया टीम के साथ में, और उससे मेरी दाल रोटी चलने लगी। काफ़ी सशक्त टीम आपको मिली, और आपकी बहुत सशक्त। नाटक की शुरुआत थी और जो थीम थी शरद जोशी साहब के लिखे नाटक की, वो आज भी कई युवा रंगकर्मी उस नाटक को आज भी खेलना पसंद करते हैं और अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। आपके जीवन में काफ़ी मोड़ आए, शुरुआत भली बड़ी अव्यवस्थाओं से हुई, लेकिन आप लगातार हर 3 साल के बाद अपने आप को स्टेब्लिश करते चले गए। 89 की बात करें तो आपने मैंने प्यार किया जैसी बड़ी फिल्म में काम किया, जो अवार्ड भी मिले उससे। मैंने प्यार किया में जब आपने काम किया तो मुझे लगता है कि पूरे देश भर में आप पहचाने गए, आपके किरदार को पहचाना गया। भले ही आपका साइड रोल हो, लेकिन आपने दूसरी फिल्में भी की हम साथ साथ, वो भी अहम रोल की फिल्में कही जा सकती है। साइड रोल हो, लेकिन रोल अहम होते हैं। साइड के रोल पर पूरा फोकस दर्शक का होता है, कई बार मैं मानता हूँ। जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो साइड रोल पर भी पूरा उतना ही नोट डाउन करते जितना मेन रोल पर करते हैं। कहीं ना कहीं फिल्म में वही लोग आगे भी बढ़ाते हैं। क्या कहेंगे जीवन के टर्निंग पॉइंट को लेकर? टीवी एक्ट्रेस के रूप में आप पहचाने गए, मैं खुद आपका फैन रहा हूँ, पीए साहब को आपको लगातार फॉलो करता रहा, देखता रहा, आपकी कॉमेडी देखता रहा, आपकी एक्टिंग देखता रहा। क्या कहेंगे उस टर्निंग पॉइंट? मेरे लिए टीवी सीरियल बाय चांस का काम था। बिल्कुल। एक्चुअली जो नाटक करता था मैं, एक था गधा जी, उसे एक बार शरद जोशी जी जिनका लिखा हुआ था, उन्होंने यहाँ देखा था, और देखकर उनकी जो टिप्पणी थी वो मुझे अभी भी याद है जी, कि पूरे देश में मैंने एक था गधा के कई शो देखे हैं, जी, लेकिन मेरी सोच के सबसे ज़्यादा नज़दीक कोई नाटक मुझे लगा तो वो आपके इंदौर का है। बिल्कुल सही। ये जो बात थी उनकी, ये मुझे एक तरह का मेरे मन में सर्टिफिकेट टाइप का था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो ठीक, ये सब चल रहा था। 84 में एक टीवी सीरियल स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में पहला टीवी सीरियल बना था हमारे हिंदुस्तान में, वो था ये जो है ज़िंदगी। ये जो है ज़िंदगी 84 में बन रहा था, और उसके 50 एक एपिसोड हो चुके थे। उसके बाद में प्रोड्यूसर में, और सतीश शाह जी उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करते थे, कैमियो करते थे, कई रोल करते थे भिन्न भिन्न। तो सतीश जी अवेलेबल नहीं थे किसी वजह से टीम को, और 4-5 एपिसोड आगे के लिखे जा चुके थे जिसके लिए उनको कोई एक्टर की तलाश थी। तो शरद जोशी जी ने कहा कि इंदौर में एक एक्टर है जिसका काम मैंने देखा है, वो एक्टर अच्छा है, आप लोग कहें तो मैं बुला देता हूँ। तो मुझे मैसेज मिला कि ये जो है ज़िंदगी के डायरेक्टर से तुम्हें मिलवाना है, ज़रा आ जाओ। मैं शरद जी के घर गया, वहाँ वो डायरेक्टर साहब मंजुल सिन्हा भी आए हुए थे। उन्होंने मुझसे कुछ देर बात करी, कुछ फ़ोटो देखे और बोले कोई वीडियो हो तुम्हारे पास तो दे दो। तो मेरे पास कुछ VHS टेप थे नाटकों के, वो मैंने दिए उनको। बोले कल सुबह 11 बजे फ़ोन कीजिएगा। नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे फ़ोन किया तो उधर से जवाब आया, सुशील यू आर वर्किंग विद अस, तुम दिवाली के बाद में 15 दिन कहीं बिज़ी तो नहीं हो? मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल खाली, जब आप कहेंगे मैं आ सकता हूँ। बोले ओके, 15 दिन बाद हम खंडाला में शूट करेंगे और यू आर वर्किंग विद ये जो है ज़िंदगी टीम। बड़ा अच्छा लगा। मैंने तो कोशिश कभी सोचा ही नहीं था कि टीवी के लिए कोशिश करें, प्रयास करें, और टीवी बिल्कुल नया माध्यम था। पहला स्पॉन्सर्ड कैटेगरी का शो था ये जो है ज़िंदगी। इंदौर से कोई तब तक टीवी पे गया ही नहीं था, और मुझे बुला के मौका मिल गया तो मैंने किस्मत प्रभु का धन्यवाद किया और शरद जी को मनी मन आभार माना और चला गया, काम कर लिया। 4-6 एपिसोड्स ये जो है ज़िंदगी के मैंने बात के किए और वापस आ गया। लेकिन उस समय टीवी इतना पॉपुलर था, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं था पूरे देश में ये जो है ज़िंदगी हिंदी भाषियों में देखा जाता था। और उन एपिसोड्स में चूंकि वो कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट लिखा गया था, सतीश शाह के लिए लिखा गया था जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था, तो उसको अच्छे से नोटिस मिला। ये जो है ज़िंदगी कोई 60-62 एपिसोड के बाद में ख़त्म होना थी और बंद हो गई। लेकिन वो जो 4-6 एपिसोड मैंने किए थे वो बम्बई के कुछ प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स की नज़र में आए और
मेरी छोटी सी गुमटी वहाँ पे लग गई। उस गुमटी के बाद फिर उसी प्रोडक्शन हाउस ने आगे एक अजीब मुसीबत है नाम का सीरियल बनाया था, वो भी शरद जी ने लिखा था। उसमें फिर सेंट्रल कैरेक्टर के लिए मुझे बुलाया गया। 4 एपिसोड हम लोगों ने बड़ौदा में शूट किए, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो अप्रूव होता और टेलीकास्ट होता उससे पहले प्रोड्यूसर की और शरद जी की दोनों की डेथ हो गई उस 3-4 महीने के वक्फे में। तो वो सीरियल फिर बंद हो गया। फिर मंजुल सिन्हा जी जो कि डायरेक्टर थे ये जो है ज़िंदगी के मेरे वाले एपिसोड्स के, कुंदन शाह भी करते थे और मंजुल जी भी करते थे। मेरे एपिसोड्स मंजुल जी ने डायरेक्ट किया था। तो उन्होंने उस समय एक सीरियल बनाया था पीए साहब। पीए साहब के लिए उन्होंने मुझे फिर कहा कि सुशील आ जाओ, मुझे असिस्ट भी करना और एक रोल भी कर देना। तो पीए साहब में फिर भी सतीश शाह उनके लीड कैरेक्टर थे, पीए थे, एंड आई वॉज ए असिस्टेंट टू पीए, लेकिन बदमाश असिस्टेंट था जो पीए की जड़ें धीरे धीरे खुद ही काटता है और खुद पीए बन जाता है 13-14 एपिसोड्स के बाद में। ऐसा कुछ कैरेक्टर था मेरा। उसको भी फिर पूरे देश में बहुत नोटिस किया गया क्योंकि डीडी पर किया गया था, वो बहुत पॉपुलर सीरियल था। तो इस तरह से फिर पीए साहब हुआ। फिर उसके बाद में काफ़ी सीरियल्स चलते रहे। बिल्कुल सही कहा कहने के, फिर बॉलीवुड का दौर भी शुरू हो गया। और उसी की वजह से ये जो है ज़िंदगी की वजह से राष्ट्रीय प्रोडक्शंस ने मैंने प्यार किया के लिए कॉल कर लिया। और फिर पीए साहब और ये सब देख के उन्होंने उनकी अगली सीरियल फिल्म हम साथ साथ हैं के लिए भी एक बार बोला कि एक छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे इसमें, वो कर दीजिए। जाके कर दिया। मैंने कभी फिल्मों के लिए या टीवी के लिए कोशिश करके काम पाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो मुझे बहुत आनंद देने वाला काम था नहीं। मुझे थिएटर करने में बहुत आनंद आता था। एक नाटक के लिए बहुत कोशिश करता था, 2-2 महीने 3-3 महीने प्रैक्टिस कर रहे हैं और जुगाड़ में लोगों की दाढ़ी में हाथ डाल के स्पॉन्सरशिप लाना और लोगों को इकट्ठा करना, ये सब करने में मज़ा आता था और ये सब करता रहा। ये सब चालू रखा मैंने, बंद नहीं किया। लेकिन वहाँ जब भी बुलाया जाता था ससम्मान जाता था, काम करके आता था और वहाँ से जो पैसा मिलता था उससे घर चल जाता था मेरा, इतना मिल जाता था। कहीं ना कहीं शरद जी की परिकल्पना को आपने जीवंत किया और उसी के पारितोषिक के रूप में आपको इतना ढेर सारा काम मिलता रहा। शरद जी को आपने याद किया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो टॉपिक है, जो लक्ष्य है, वही है कि हमारी जो साहित्य है, हमारे जो साहित्यकार हैं उन्हें हम याद करें। आप जैसे कृतित्ववान जो लोग हैं, साहित्यकारों की परिकल्पनाओं को जीवंत वो भी मंच पर करते हैं, ऐसे लोगों की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमने ये द प्राइम टॉक का सेगमेंट स्टार्ट किया है। बात फिर हम लौट कर आएंगे जन्मदिन की कर रहे हैं। जन्मदिन की जब हम बात करते हैं तो माता पिता को फिर याद करते हैं। बाल्यावस्था के जन्मदिन खासतौर से किस तरह से आपको याद आते हैं? मैंने जैसा कि जिक्र किया, पिताजी तो थे नहीं, रहे नहीं, मेरी समझ हो उससे पहले वो चले गए थे। लेकिन माताजी थी और माताजी बहुत प्रेम से खीर बनाती थी। उनकी खीर जन्मदिन वाली मुझे हमेशा याद आती है। बाकी तो प्यार से वो जो भी जब हर बार अलग अलग कुछ बनाती थी। खीर एक कॉमन था, बाकी कभी हलवा बन रहा है, कभी केशरिया भात बन रहा है, कभी जलेबी बन रही है, इस तरह की बहुत सारे काम वो करती थी। और चूँकि एकमात्र इकलौता बेटा था तो वो बहुत प्रेम अतिरिक्त था ही जी। तो और बहुत ज़्यादा बाकी धार्मिक संस्कार भी थे उनके, वो धर्म ध्यान की तरफ भी। मुझे जन्मदिन है तो चलो गुरु महाराज, हम लोग स्थानकवासी जैन संप्रदाय को बिलोंग करते थे, मेरा परिवार पूरा। मैं भी करता हूँ, विश्वास में सब में करता हूँ, जैनिज़्म में करता हूँ, फिर वो चाहे दिगंबर जैन हो चाहे श्वेतांबर जैन हो। मुझे लगता है कि ये सब तो स्टेजेस हैं अलग अलग, या अलग अलग पद्धति हैं, जिसको जैसा लगा उसने कर लिया। लेकिन मूल सिद्धांत तो महावीर स्वामी के हैं। महावीर स्वामी का जो सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अनेकांत का जो फॉर्मूला है, जीवन जीने की पद्धति है, वो अद्भुत है। और आज के दौर में तो बहुत ही अद्भुत है, समसामयिक भी है। और जिस संप्रदाय को मैं बिलोंग करता हूँ उसमें ये मोपत्ती उसका साइन है कि सारे संत उसके बगैर मोपत्ती के रहते ही नहीं हैं। 300-400 सालों से ऐसे ही रह रहे हैं वो। अब आज हमारा पूरा विश्व इस तरह से रह रहा है, ठीक है। तो माता जी की प्रेरणा से धार्मिक संस्कार भी खूब अच्छे मिले मुझे, और पढ़ाई के लिए प्रेरणा भी मिलती थी, खाने पीने को भी खूब मिलता था।
तो ये आनंद की बात है, बहुत मीठी मीठी यादें। बहुत शानदार याद है सर आपकी। आध्यात्मिक प्रश्न तो किया नहीं था, लेकिन आपने अध्यात्म और संस्कार की और सीख की, तीनों की बातें एक साथ समावेश कर दी। लेकिन हम अब आपसे आगे एक प्रश्न करना चाहेंगे, खेलों में कितनी रुचि रखते हैं आप? यार खेलों में मेरी रुचि शुरू से बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैं शुरू में वॉलीबॉल खेलता था और वॉलीबॉल के बाद में फिर बैडमिंटन खेलने लगा इंदौर आने के बाद, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा, कभी कोई स्कूल कॉलेज की टीम में नहीं रहा, लेकिन खेलता था। और फिर कॉलेज में टेबल टेनिस का भी शौक़ लगा मुझे, तो मैं टेबल टेनिस भी, लेकिन वही अपने 2-4 दोस्तों के साथ खेलता था। कॉलेज टीम तक कभी नहीं पहुंच पाया, तो बस इतनी ही रुचि है मेरी खेलों की, इससे ज़्यादा नहीं है। चलिए, जन्मदिन के बहाने हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके समय में जन्मदिन मनते थे, केवल माता की सीख, माता के दिए संस्कार, माता की खिलाई खीर, यहाँ तक सिमट के रह जाते थे। देखा है कि अब जो जन्मदिन मनते काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनते हैं। हालांकि पिछले 4 महीने में जिस तरह से कोविड-19 का प्रकोप चला है, उसके बाद वो भी एक सिलसिला टूट सा गया है। आज के युवाओं को अपने जन्मदिन पर किस तरह का अपना गोल तय करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जन्मदिन के बहाने किस तरह से अपने लक्ष्यों को बार बार टारगेट करना चाहिए, किस तरह की सीख देना चाहेंगे आप? सीख देने जितना ज्ञान मुझ में है या नहीं मुझे नहीं पता, शायद नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को जो मैं कहता हूँ या कहना चाहता हूँ, वो बात मैं सबके सामने कह देता हूँ। बिल्कुल सही बात कि जन्मदिन पर कुछ टाइम 1-2 घंटे बैठकर शांति से ये सोचना चाहिए कि पिछले बरस में और उसके पिछले बरसों में हमें क्या क्या अवसर मिला और हमने क्या क्या काम किए, क्या क्या करना चाहिए था, अगला मनन होना चाहिए। उनमें से जो रह गए काम वो क्यों रह गए और उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं, ये सोचना चाहिए। और आगे की एक मोटी मोटी रूपरेखा अपने मन में बना लेना चाहिए कि आगे मैं शेष समय प्रभु ने जो भी दिया है, जितने भी साल, महीने, दिन, घड़ियाँ दी हैं, उनमें इस प्रायोरिटी में ये काम ऐसे करूँगा। अगर ऐसा हो सके प्रिंसिपली, तो जन्मदिन मनाना सार्थक है। अदरवाइज़ ठीक है, एक आनंद है कि जीवन के अनुभवों में इतने बरस और का अनुभव और हो गया है, इसलिए उसके लिए बधाई, लोग बाग बधाई देते हैं, आप बधाई स्वीकार कीजिए, आनंद मनाइए, और क्या। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं सुशील जी ने आपको जो है सक्सेस का फार्मूला बताएं, और साथ ही साथ ये भी मैसेज देने की कोशिश की कि आप समीक्षा करते रहे जन्मदिन टू जन्मदिन। कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आप आगे हैं, पीछे, और आप बचे हुए दिनों में या आने वाले दिनों में आप अपना एक कार्यक्रम बनाइए कि अब इस साल से अगले साल के भीतर मुझे क्या क्या गोल पूरे करना है, अचीव करना है, जिससे मैं खुद आगे बढ़ूं, मेरा परिवार आगे बढ़े, मेरा समाज आगे बढ़े। साथ ही साथ सुशील जी के साथ बात करके मुझे जो बात महसूस हुई है वही हुई कि सुशील जी जैसी सादगी और असाधारण व्यक्तित्व जरूर स्वयं का निखारने की कोशिश करें, जिससे हर सुनने वाले, हर देखने वाले और हर मिलने वालों को ऐसा लगे कि बड़ी शख्सियतें कैसी होती है, कितनी असाधारण व्यक्तित्व का धनी होती है, जिसके कारण वो पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पहचानी जाती है। सर, आपने हमसे बात की, द प्राइम टॉक से बात की, आपके जन्मदिवस के मौके पर बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें आशीर्वाद देते रहिए। हम जैसी कम उम्र के जो लोग हैं, आपको कुछ देखकर, आपसे कुछ सुनकर सीख सके। मुल्ले साहब, आपने मुझ जैसे बुढ़े आदमी को से बात करना तय किया और आप यहाँ आए, उसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद कहता हूँ, आभारी हूँ। और हम दोनों की इस वेव पर बेचारे दर्शक इतनी देर कुछ झेलेंगे, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबकी, जब जब भी आपका जन्मदिन हो उस सब के लिए। थैंक यू।